साथियों, आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और आपके सामने एक किताब दिख रहा होगा अभी वर्तमान में, एडिटेरिया 7500 प्लस लिखा हुआ है। इस किताब की खास बात क्या है कि पिछले साल ये बुक जब मार्केट में आई थी उस समय इसका नाम था एडिटेरिया 5000 प्लस। ठीक है। जिसमें कि जितने सामान्य अध्ययन जीएस के क्वेश्चंस हैं सारे इस बुक में समाहित थे, और इस बुक ने काफ़ी मार्केट में धमाल मचाया। और जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उस टाइम पे लगभग सारे एग्ज़ाम में इससे अच्छे खासे प्रश्न भी आए थे। ठीक है। उसके बाद से ये बुक एक तरह से स्टैंडर्ड बुक बन गई और मार्केट में काफ़ी इसका डिमांड ज़्यादा था। ये तो रही पिछले साल की बात, लेकिन ये अगले इस साल जुलाई में आपको लॉन्च हुआ है, अभी हाल ही में 6-7-10 दिन पहले लगभग लॉन्च हुआ है। और ये है एडिटेरिया 7500 प्लस के नाम से लॉन्च हुआ है, जिसमें टोटल 7500 बहुविकल्पीय प्रश्न जो जीएस के होंगे वो होंगे। पहले थोड़ा सा बुक पे बात कर लेते, तब हम लोग मुद्दे पे आएंगे। अब इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि जितने सामान्य अध्ययन में 7500 क्वेश्चंस हैं, इसका स्टैंडर्ड जो है आपकी जितने स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत उस टाइप की किताब है, वहाँ से प्रश्नों को उसके उस फॉर्मेट को उठाया गया है जो एग्ज़ाम में लगातार उठा के पूछ दिए जाते हैं। इसीलिए बुक जो है थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी बन गई है। और दूसरी बात है कि जितना प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें लगातार यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको इसमें पुट कर दिया गया है। ठीक है। ये जो बुक है सभी परीक्षाओं के लिए जहाँ पर जीएस पूछे जाते हैं, चाहे बीपीएससी 17वीं हो गया या फिर टीआरई 4.0 हो गया या फिर आपके एसएससी, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आप दिखाऊंगा बुक का कवर पेज, इसमें सारी चीज़ें आपको दी गई है। ठीक है। तो इसीलिए अब इस बुक के थोड़ा सा बारे में बात करते हैं। तो इस बुक के बारे में अच्छाई ही अच्छाई है, लेकिन एक कमी है इस बुक के बारे में कि अगर इस बुक को मार्केट से आप खरीदते हैं तो खरीद सकते हैं आराम से। मैं बताऊंगा, कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न दिए गए हैं उसका आंसर जो है केवल ABCD के फॉर्म में ही दिया गया है। इसका मतलब कोई एक्सप्लेनेशन एक लाइन भी नहीं है। और मुझे लग रहा है इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि इस पुस्तक में 150 सेट हैं, और 150 सेट हैं और एक सेट में 50 प्रश्न है, तो कुल मिला के 15 बचे 7500 प्रश्न हो गए। तो 7500 प्रश्नों को एक्सप्लेन करने में ये बुक काफ़ी मोटी हो जाती। इसीलिए इस किताब को थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है ऐसा कि इसको केवल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और ABCD ऐसे फॉर्म आंसर के फॉर्म में बनाया गया है। अब इस पुस्तक की खास बात जो है, बातें उसको हम लोग देखते हैं कि इसकी और क्या क्या खास बातें है। पहली चीज़ तो यहाँ पर दिख रही होगी कि 7500 प्रश्न है इसमें, बहुविकल्पीय प्रश्न और काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न है। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और सामान्य अध्ययन के प्रश्न है, और किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? ऑल स्टेट PCS, BSSC, BPSSC यानी कि दरोगा, SSC, रेलवे, बैंकिंग, CDS, NDA एंड टीचर एग्जाम्स। ठीक है। तथा अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। ठीक है। इस बुक की खास बात क्या है कि प्रत्येक सेट में सभी विषयों के समावेशन है, मतलब कि जितने सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस, सारे जीएस के जितने सेक्शन होते हैं सामान्य अध्ययन को, सबको हर सेट में डाला गया है प्रश्न मिक्स करके। विषयवार स्मरणीय तथ्य सामग्री भी दिया गया है कि जब चैप्टर खत्म होगा तो एक चार्ट दिया गया है, जिस मतलब कि किसी टॉपिक को उठा के, वो चार्ट काफ़ी मुझे अच्छा लगा और ये विशेषता इसकी काफ़ी अच्छी है। और NCERT पर आधारित है, सबसे बड़ी खास बात ये है। ठीक है। अब मेरी खास बात क्या है कि अगर मार्केट से लीजिएगा तो केवल इसका आंसर आप पढ़ पाइएगा, टिक कर पाइएगा, लेकिन मैं सारे ऑप्शंस को अच्छा से एक्सप्लेन करूँगा और एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत समय लगेंगे, इसीलिए थोड़ा सा सब्र भी बनाए रखिएगा। और हम लोग अब सेशन को बारी बारी से स्टार्ट करते हैं, और कुछ सोच समझ के इस बुक को मैंने चूज़ किया है। और जब इस बुक को अच्छा प्यार जब दीजिएगा, जब मैं इसका डेली एक सेट लाने की कोशिश करूंगा, तो निरंतर एक एक सेट में 50 क्वेश्चन का डालूंगा, और उसमें अपने आप को आपको ट्राई करना है कि कम से कम 30 मार्क्स लाने की कोशिश करना है, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे स्थिति में हो, क्योंकि इस बुक की स्टैंडर्ड जो है काफ़ी अच्छी है। तो मैं इसको कट ऑफ मान के चलता हूँ कि इस बुक का कट ऑफ मार्क्स हर सेट का 30 स्टैंडर्ड। अब ये मत कि ST SC है, OBC है, ये वो है जनरल, तो हम कोई नहीं, सबका होगा यहाँ पर 30 मार्क्स सबका एक स्टैंडर्ड में सेट करके चलता हूँ। ठीक है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे।
जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होगे आप लोग कि सी सेट नंबर 1 है, और मैं एक्सप्लेनेशन अगर करूँगा तो मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन जो है, डेट वगैरह लिख दूंगा इस पर, लेकिन मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन जो है मैं बोल के करूँगा। रीज़न ये है कि यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है कोई लिखने का, तो फिर यहाँ पे घास घूस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, और सब लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अंतिम तक अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बुक का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा है, तो प्रश्न थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, तो घबराना नहीं है, भागना नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, और सबको कमेंट करके बताना है कितने मार्क्स आपके बन रहे थे। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का संस्थापक कौन है। शायद हो सकता है कि ये प्रश्न आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है, आप लोग इसका उत्तर करिएगा अपने आप में, और सब लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इसका नंबरिंग 50 तक कर लीजिए और ABCD खुद करके करिए। और जब मैं वहाँ क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, थोड़ा सा समय दूंगा, वहाँ पर आप अपना टिक कर सकते हैं कि मैंने सही बताया कि गलत बताया, और लास्ट में आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक जो थे BR अम्बेडकर साहब थे। अब बुक में इतना ही दिया है कि BR अम्बेडकर थे, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताऊं कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना जो था, इसकी स्थापना आपको की गई थी 1957 में, इसकी स्थापना की गई थी BR अम्बेडकर के द्वारा। तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप कि 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1957 को की गई थी, 57 में, आपको BR अम्बेडकर द्वारा। अब इसके अलावा अंबेडकर साहब की और भी कुछ संस्थाएं हैं जिसके बारे में बात करेंगे। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा 1936 में की जाती है। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा 1936 में की जाती है। इसके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना पहले हम बताते थे 1924 में, लेकिन अब डेट सहित बताएंगे, क्योंकि आपके TRE में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें कई क्वेश्चन के डेट पूछा गया है, तो उससे हम लोग सीखेंगे और कुछ नया करेंगे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 29 जुलाई 1924 को की जाती है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 1939 में, 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात की अध्यक्षता की। उसके बाद से 1939 में आपको त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में इन्होंने दूसरी बार अध्यक्षता की। भगत सिंह के बारे में बात किया जाए तो भगत सिंह जो है 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रख सकते हैं। इस प्रश्न से हमने इतनी चीज़ें देखी। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये जो सभा हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, 1920 में पूछ रहा है। तो आप लोग इसका आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, खिलाफत कमेटी की पहली बैठक थी 1919 में हुई थी नई दिल्ली में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और उसमें भी गांधी जी की क्या थी, अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। और 1920 में जो बैठक हुई थी जिसके बारे में पूछ रहा है, वो इलाहाबाद में हुआ था। तो आप लोग आंसर कर दिए होएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C करेक्ट होगा, इलाहाबाद इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की बात की गई थी। कराची में 1931 में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, लखनऊ में अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चंद्र मजुमदार ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। इन सारे फैक्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 3। आप लोग उत्तर देने की कोशिश करिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था। उत्तर करिए इसका। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ये हो जाएंगे आपके। सबसे पहले होम रूल लीग के बारे में बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1916 में की जाती है, और 1916 में 2 लोगों ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। पहले व्यक्ति थे मुख्य रूप से तिलक जी थे, और दूसरे एनी बेसेंट थे। तो एनी बेसेंट और तिलक ने मिलके, बाल गंगाधर तिलक ने मिलके 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब बात किया जाए तो 28 अप्रैल 1916 को, दोनों के ब्रांचेस अलग थे। 28 अप्रैल 1916 को किसकी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, तिलक की। कहाँ पर, पूना में किया गया, कहाँ पर, पूना में किया गया था इसकी स्थापना। वहीं बात किया जाए एनी बेसेंट की, तो इसकी स्थापना सितंबर 1916 में की जाती है। कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर मद्रास बनाया जाता है।
ठीक है। इसी के समय आपको मराठा इंग्लिश में और केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन, 2 पत्रों को से कार्यक्रमों का प्रचार किया गया था तिलक के द्वारा। वही एक आपको न्यू इंडिया एवं और कॉमनवेल्थ के माध्यम से एनी बेसेंट ने इस लीग का प्रचार किया था। लेकिन इस लीग में एक ही लोग नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बेसेंट भी थे, इसके अलावा एस सुब्रमण्यम थे। बस कौन व्यक्ति नहीं था, एच.एस. ऑलकॉक का संबंध इससे नहीं था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव क्या थे। आपको पता होगा प्यारेलाल क्या थे, इसके निजी सचिव थे। हम बार बार कह रहे हो कि 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और भारत के राज्यों के एकीकरण को लेकर सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, हमने 4 क्वेश्चन तो देख लिया, 5वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 से और ये चला कब तक, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, जब ये आंदोलन खत्म हो जाता है तो इसके बाद महात्मा गांधी किसको तवज्जो देते हैं, तो रचनात्मक कार्यों को, मतलब कि लोगों के कल्याण के लिए और कटाई बुनाई चरखा इत्यादि, मतलब कि लोगों के रचनात्मक कार्यों पर ये फोकस करते हैं। और जैसे कि छुआछूत को समाप्त करना, सामाजिक कार्यों पे बेसिकली ये फोकस करते हैं। तो रचनात्मक कार्य क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी इसमें नहीं है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें जो आंसर देख रहे होंगे, दुर्गेश नंदिनी इन्हीं की रचना थी, आनंद मठ भी इन्हीं की रचना थी और ये देवी चौधराइन भी इनकी रचना थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पोस्ट मास्टर किसकी रचना थी, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये टैगोर की रचना थी। किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना क्या थी, पोस्ट मास्टर थी। इसके अलावा बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर की, तो गीतांजलि जिसके लिए 1913 में साहित्य का इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसके अलावा गोरा हो गया, चोखरे बाली हो गया, घरे बहिरे हो गया, काबुली वाला हो गया, ये सारी टैगोर की रचनाएं हैं, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पोस्ट मास्टर जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। बाकी आनंद मठ देवी चौधराइन, दुर्गेश नंदिनी जो है आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। आपको कमेंट करके बताना है कि आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से था या फिर इससे क्या लिया गया था। ठीक है, ये उपन्यास था एक तरह का। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपको क्या कह रहा है, पढ़िएगा। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो आपको बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 7 का क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया था। ठीक है, अगर थोड़ा सा नज़रें दौड़ाते हैं किसमें, फिरोज शाह मेहता पे, तो फिरोज शाह मेहता का योगदान किसमें था, चलिए इसको बात कर लेते हैं। एक संस्था का गठन किया गया था 1885 में, जिसको बीपीएससी में पूछा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में बदरुद्दीन तैयबजी, नाम याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लगे हाथ एक और चीज़ और देख लेते हैं कि इसी के साथ 1884 में एक और संस्था की स्थापना हुई थी जिसको मद्रास महाजन सभा के नाम से जाना जाता है। इसमें भी 3 लोगों का योगदान था, एम राघवचारी, सुब्रमण्यम और आनंद, 4 लोग ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी जो है ये जो है कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए हैं, 1886 में, 1993 में, 1893 में और 1906 में। तो इनको ध्यान रखिएगा। और तीनों अध्यक्षता जो किए हैं इसके जगह का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ कहाँ पर ये किए थे। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। मतलब कि दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक इसमें से निम्नलिखित में से कौन था। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी
इज करेक्ट आंसर। अगर साथियों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाना जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है 1296 से लेकर 1316 तक था। ठीक है, इसके शासनकाल को थोड़ा सा याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट शासक है। और यह खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार करने वाला ये एक तरह का शासक था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा शासक ऐसा था जो खलीफा के अधिकार को नहीं मानता था, तो क्या हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी को अली या गुरसप्पा या सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण किया था। अली या फिर गुरसप्पा या फिर सिकंदर सानी की इसने उपाधि धारण की थी। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसने शुरू किया था। तो सवाल ये पूछेगा कि किस शासक ने, ये पूछा गया पीसीएस में, किस शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके अलावा इसने कई विजय अभियान किए। इस क्रम में 1303 में इसने चित्तौड़ का विजय अभियान किया। और एक आपने मूवी देखा होगा, ठीक है, उस मूवी में दिखाया गया कि मलिक मोहम्मद जैसी की रचना जो है एक पद्मावत, उसी की कहानी दिखाई गई है कि अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ का अभियान कर रहा था तो उसी समय किस लिए अभियान किया था, ये राणा रतन सिंह की पत्नी जो थी पद्मावती, पद्मिनी जिनको कहा जाता है, जिसके लिए इसने क्या किया था, उसमें आक्रमण किया था, क्योंकि कहा जाता है कि उसकी सुंदरता का काफी दूर तक क्या था, बखान था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ही आपको वरीद मुबालिक नामक क्या किया था, एक मुख्य अधिकारी की नियुक्ति किया था। दीवाने रसालत जो है विदेश विभाग की स्थापना किया था। तो इन सब बातों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही पैदावार का 50% कर लेना शुरू किया। इसके अलावा घराई कर, मकान पर, चराई कर, पशुओं के चारण पर भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक और बात इंपॉर्टेंट है कि इसने एक अलग विभाग की स्थापना किया था जिसके दीवाने मुख्तराज कहा जाता है। और सबसे अधिक जो खालसा भूमि, जिसको सुल्तान की भूमि के नाम से जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सबसे अधिक खालसा भूमि का क्या हुआ था, विकास हुआ था। चलिए, तो इन बातों को, सारी बातों को याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल बनने के चांसेस है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित था। तो आपको पता होगा कि रंपा विद्रोह जो है गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में हुआ था और इससे संबंधित व्यक्ति था अल्लूरी सीताराम राजू रंपा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक माना जाता है। इसको उलगुन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा कि बलिया के थे और 29 मार्च और 1857 को इन्होंने क्या किया था, क्रांति की शुरुआत इन्होंने किया था। और बैरकपुर छावनी से इन्होंने शुरुआत किया था। 8 अप्रैल को इनको क्या दिया गया, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न 10 नंबर पर आते हैं कि पागल पंथ की स्थापना किसने किया था। पागल पंथ एक तरह का ये क्या था, धार्मिक आंदोलन था जिसकी स्थापना आपको किया जाता है करम शाह के द्वारा। इसके अलावा टीपू मीर को भी ध्यान रख सकते हैं कि करम शाह और टीपू मीर का इसमें मुख्य योगदान था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात किया जाए तो ये भारत में किसान आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे और बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना से लेकर अध्यक्षता में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने किया था। और इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ही क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना लखनऊ में पहली बैठक इसकी की जाती है। ठीक है, तो इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और सवाल आपको दिख रहा होगा कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का प्रमुख कारण जो था क्या था, इसकी तुगलकनामा पद्धति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ये तोपों को यूज किया था तुगलकनामा पद्धति से। तो ये प्रमुख जीतने का कारण इसका यही था। अब बाबर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बाबर का जो शासनकाल था 1526 से लेकर 30 तक था और इसे मुगल वंश का संस्थापक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम जहरूद्दीन बाबर था और इसने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और उसी लड़ाई में इसने किसकी स्थापना की, आपको मुगल वंश की स्थापना करता है और इब्राहिम लोदी को इसने पराजित करता। ठीक है, तो इन सब बातों को याद रखिएगा।
बाबर ने ही तुझके बाबरी तुर्की भाषा में अपनी एक रचना की, ठीक है, जिसका नाम है तुझके बाबरी। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो बाबर के बारे में सारा इम्पॉर्टेंट बातें हैं। और बाबर के बारे में एक बार और पूछा जाता है कि बाबर को जब मरा 26 दिसंबर 1530 को, इसको कहाँ दफनाया जाता है। तो दो जगह कह सकते हैं कि एक तो आगरा के आराम बाग में, और दूसरी बार फिर काबुल में इसको दूसरी बार दफनाया जाता है, ठीक है। बाबर के मरने के बाद से फिर इसके जो बेटा था हुमायूं, इसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है, ठीक है। बाबर ने एक ही लड़ाई नहीं लड़ी थी, 1526 में इन्होंने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा 1527 में इसने खानवा की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें राणा रतन सिंह से इसकी भिड़ंत हुई थी, ठीक है। इसके अलावा चंदेरी की लड़ाई लड़ी थी 1528 में, जिसमें इसने मेदिनी राय को मार डाला था। और घाघरा की लड़ाई लड़ी थी 1529 में। तो इन सब अफगानों से लड़ा था, मोहम्मद लोदी अफगान शासक था उस समय। इन सब बातों को याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो लंबी हुई तो घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पता है चीज़ों को मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी। केवल ऑप्शन मार के निकलना रहता तो जल्दी जल्दी मैं भी कर देता। चलिए, अब प्रश्न दिख रहा होगा ऊपर आपको। प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्व का सिराज। जौनपुर को पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है। अब कई लोग इसका आंसर गलत करेंगे, कई लोग हुसैन शाह सरकी लगाएंगे, लेकिन गलत आंसर है। इसकी स्थापना मलिक उल सर्क ने किया था। ऑप्शन इसका क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप जानते ही हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है इसने बहुत सारे कार्य किए थे, जिसमें से इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि इसके पास सबसे अधिक 1,80,000 क्या थे, गुलाम थे। इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय ही थी, 1,80,000 करीब में माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो है 1351 से लेकर 1388 तक माना जाता है, ठीक है। इसने सिंचाई कर लगाया 1/10 का, जिसे हरबे सर्वे के नाम से जाना जाता है। तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसने बहुत सारी चीज़ों का स्थापना की, जैसे फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, फिरोजपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फिरोजा कोटला हो गया। तो इन सब बातों को फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। इसने बागों का निर्माण किया, बहुत सारे बागें लगाई, और एक तरह का क्या उदार व्यक्ति भी था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त कहाँ से किए जाते हैं, जारवा संस्कृति से। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, जारवा संस्कृति। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था, पार्सियन का, हिंदू यूनानी का, कुषाण का, या गुप्त का। इस प्रश्न का आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज गुप्त शासकों का, क्योंकि भागवत संप्रदाय का सबसे अधिक विकास, जिसको विष्णु कहा जाता है, सबसे अधिक गुप्त शासकों के समय हुआ था, ठीक है। अगर कहा जाए हिंदू यूनानी शासक जो थे, इनका योगदान किसमें था, इनकी राजधानी जो थी साकल या सियालकोट पंजाब में थी। इसके अलावा सोने के सिक्के इसने सबसे पहले हिंदू यूनानी शासक ने ही चलाया था। थोड़ा सा कुषाण के बारे में बात करते हैं। तो कुषाण के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क को माना जाता है, और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। इसकी दो राजधानियाँ थी, पुरुषपुर जिसको पेशावर कहते हैं, और मथुरा, ठीक है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष थे, जिसके राजकवि थे चरक थे। तो इनका नाम याद रख सकते हैं कि अश्वघोष हो गया, वसुमित्र हो गया, नागार्जुन, चरक, पार्श्व, इसी के दरबार में आप लोग विराजमान करते थे। शक वंश की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, 57 ईसा पूर्व में शकों ने विक्रम संवत चलाया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसका तो बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि धामेक स्फूत कहाँ स्थित है, यह सारनाथ में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि सारनाथ में अशोक का संबंध सारनाथ से भी है। धामेक स्फूत वहीं पर स्थित है। इसके अलावा प्रथम प्रवचन जो दिया था बौद्ध महात्मा बुद्ध ने, वो पहला अपना ज्ञान जो अपने शिष्यों को दिया था सारनाथ में ही दिया था। इसको भी ध्यान रख सकते हैं। आगरा में आपको पता है कि आगरा में शाहजहां द्वारा ताजमहल बनवाया गया था। मिर्ज़ापुर तो आप जानते ही हैं, मिर्ज़ापुर सीरीज़ के लिए, वेब सीरीज़ के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। प्रश्न संख्या
16 पे आते हैं कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि वो सुल्तान कौन था भाई, अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने खलीफा के पद को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इल्तुतमिश के बारे में बात किया जाए तो इल्तुतमिश की खास बात क्या थी, इसने राजधानी जो था लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली में अपनी राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ही वह व्यक्ति था जिसने क्या किया था कि 40 तुर्कों का एक संस्था बनाया था जिसे नाम दिया गया तुर्कानी चलंगानी। ठीक है, इल्तुतमिश ने बहुत सारे सिक्के जारी किए जिसमें कि चांदी के सिक्कों को टांका और तांबे के सिक्के को चीतल के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें इक्ता प्रथा की, जिसको सूबा कहा जाता है, इक्ता प्रथा की शुरुआत सूबा की किसने किया था, इल्तुतमिश ने ही किया था और इसने 1226 में बंगाल को जीत के इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। आपको कमेंट करके बताना है कि इक्ता प्रथा की समाप्ति किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है। तो ये रहा इल्तुतमिश के बारे में खास बात। बाकी बलबन के बारे में बात किया जाए, इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से था, 1211 से लेकर 1236 तक इसका कार्यकाल था। बलबन के बारे में बात किया जाए तो बलबन का कार्यकाल 1266 से लेकर 1287 तक था। और बलबन जो था क्या कहता था, ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि धारण की, यानी कि जिले इलाही की। और इसने राजत्व सिद्धांत दिया जिसमें दो बातें कही। प्रथम बात यह कहा कि जो सुल्तान का पद है ईश्वर के द्वारा दिया गया है, और दूसरा कहा कि इस क्या होना चाहिए, सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए जिसमें कोई कंट्रोल ही नहीं हो। दो बातें राजस्व सिद्धांत में कही, पहला कि जो सुल्तान का पद है ईश्वर के द्वारा दिया गया है, और दूसरी बात कि आपको सुल्तान को निरंकुश होना जरूरी है। इसने बलबन के कई ईरानी परंपराओं को स्टार्ट किया, जैसे सजदा। सजदा क्या होता है, नहीं कहते सजदा करिए, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना सजदा कहलाता है। पैबोस, पैबोस क्या होता है, सुल्तान के चरणों को चूमना पैबोस कहलाता है। तो पूछा जाएगा ईरानी परंपरा सजदा और पैबोस की शुरुआत किसने किया था, तो याद रखिएगा साथियों कि इसकी शुरुआत बलबन ने के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बलबन के द्वारा ही ईरानी त्यौहार एक नौरोज की भी शुरुआत की जाती है। बलबन ने रक्त और लौह की नीति का भी पालन किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यही बलबन था जो तुर्की चलंगानी की स्थापना जो किया था कौन, इल्तुतमिश, जिसको ये क्या कर दिया, समाप्त कर दिया आगे चल के। तो इतनी बातों को आप ध्यान रख सकते हैं बलबन के बारे में। ठीक है, अगर बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो मोहम्मद बिन तुगलक भी एक महत्वपूर्ण शासक था। और मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ उपलब्धियों की बात किया जाए तो इसकी उपलब्धि क्या थी, इसको उल्गू खां कहा जाता था। और इसी के समय एक जो शासक था इब्न बतूता, मोरक्को का यात्री था, 1333 में भारत की यात्रा किया था। ठीक है, इसने अमीर को ही एक नियुक्त किया और एक कृषि विभाग की स्थापना किया था। इसको पागल, रक्त पिपासु, स्वप्न वाला व्यक्ति भी कहा जाता था। और इसने एक सांकेतिक मुद्रा भी चलाया जो कि बिल्कुल असफल रहा था। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं कि 17 का आंसर आपको क्या होने वाला है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर अलग करता है। तो मेरे भाई यहाँ पर है आपके उत्तरी अमेरिका ऊपर, और यहाँ पर यूरोप है, और बीच में अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर का उत्तरी जो पोर्शन है यही अलग करता है यूरोप से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण भाग में भाबर क्षेत्र क्या कहलाता है। हिमालय की 3 श्रेणियां, वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, देन शिवालिक। शिवालिक के निचले एकदम भाग को हम लोग भाबर कहते हैं, जहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती है। और भाबर के बाद तराई होता है, तराई के बाद से बांगर होता है, बांगर के बाद से खादर। तो जो भाबर जो होता है ये शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में स्थित है, यानी गिरिपद का मतलब पैर होता है, यानी शिवालिक के जस्ट नीचे स्थित है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौर्य परिवार से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि निहारिका का संबंध सौर परिवार से नहीं है। क्षुद्र ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह क्या है, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या है, धूलकण के एक बेल्ट पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह के एस्ट्रॉयड के नाम से जाना जाता है। ग्रहों की संख्या कुल 8 है, पहले 9 थी। 24 अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, तब ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। ठीक है, इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि आपकी पूरा प्रश्न दिखाई दे सके। तो चलिए, इसको ऊपर नहीं भी दिखेगा तो चलेगा। तो चलिए हम लोग सुमेलित करके इसको चेक करते हैं। आर्टिकल 26 का संबंध है किससे, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। तो ए का 3 हो जाएगा,
बिल्कुल 2 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है। आर्टिकल 40 का संबंध है ग्राम पंचायतों की संरचना से, गठन से, तो बी का 4 हो जाएगा, 2 ऑप्शन बचे। आर्टिकल 98 का संबंध है संसद सचिवालय से, तो सी का हो जाएगा आपका, सी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 239 का संबंध है संघ शासित क्षेत्रों यानी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में, तो 1 हो जाएगा। इस हिसाब से जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न संख्या 20, इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के सामने आया? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 21 कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं रखता है? तो इसका आंसर 21 का क्या हो जाएगा कि आर्थिक मामलों में रखता है, कार्मिक मामलों में भी रखता है, विधि निर्माण में भी रखता है, लेकिन नागरिकों की शिकायत के लिए एक अलग संस्थाएं बनाई जाती है, जैसे कि नगर पंचायत में भी संस्था होती है जहां पर पंच सरपंच वगैरह, और नगर पालिका में भी होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपको स्थानीय स्वशासन की बात किया जाए, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से की जाती है, नागौर राजस्थान से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। पंचायती राज व्यवस्था का संबंध भारतीय संविधान के भाग 9 में दिया गया है, वही बात की नगर पालिका का तो 9A में दिया गया है। अनुसूची 11 में आपको 29 विषयों की बात की गई है पंचायतों के बारे में, और 12 में बात की गई है 18 विषयों के बारे में नगर पालिका के बारे में। अगर कुछ समिति की बात किया जाए तो सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आती है, जिसका संबंध पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था से है। उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति आती है, 1985 में आपको जी.की. वेराव समिति आती है, और 1986 में एलन सिन्हवी समिति आती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। पंचायती राज का संबंध आर्टिकल संविधान के संशोधन 73 से है, जो कि करके आपको पंचायती राज संस्थाओं को आपको संवैधानिक मान्यता दिया गया। वही 74वां संविधान संशोधन जो है आपको किसके संबंध है? आपको नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता से संबंधित है। इस प्रश्न का आपने आंसर समझ लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इस क्वेश्चन को हम लोग सिंगल पेज पे देख लेते हैं। पढ़िएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3, बिल्कुल पढ़ा रखा हूं मैं, भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है और यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट गलत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार दिया गया, नहीं जीवन जीने का अधिकार दिया गया, जीवन की स्वतंत्रता, मृत्यु का नहीं। तो ये क्या है? इनकरेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय है, एक ये वाला ऑप्शन हो गया। तो भारतीय संविधान पूर्ण संघीय है, तो उसमें गलत पूछा है ना आपसे, तो पूर्ण संघीय नहीं है, अर्धसंघीय है, यानी कि फेडरल है, यानी केंद्र की तरफ भी झुकाव है, राज्यों को भी अधिकार दिया गया, यानी कि आपको अर्धसंघीय कहा जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कुछ मूलभूत बेसिक आपको स्ट्रक्चर है जिसको हटाया नहीं जा सकता है, ना उसमें संशोधन किया जा सकता है। इस हिसाब से 22 में बी, सी और डी इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वां संविधान संशोधन का संबंध किस विषय में है? तो याद रखिएगा 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा बिल्कुल नहीं है। 86 अमेंडमेंट था 2001 वाला। सहकारी संस्थाओं का कार्य का संचालन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। भारत की संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? 1996 में। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके अलावा याद ध्यान रखिएगा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था 2006 से की जाती है। ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, यानी इसको पीडीआई कहा जाता है, पीडीआई कहा जाता है। तो पीडीआई का संबंध किससे है? तो याद रखिए पीडीआई इज इक्वल टू क्या होता है? व्यक्तिगत आय, इनकम, पर्सनल इनकम। उसके बाद से इसमें घटाएंगे व्यक्तिगत कर भुगतान को और गैर कर भुगतान को, दोनों को घटा देंगे व्यक्तिगत कर में से, व्यक्तिगत आय में से। तो आ जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी करेक्ट हो जाएगा। शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति करती है। स्पिरिट को हाथ में रखिएगा ना, ठंडा ठंडा लगेगा। इसका कारण क्या है? अत्यंत वाष्पशील होता है, यानी कि तुरंत वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन इसका सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 27 आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब आखिर में क्या होता है? तापमान में परिवर्तन होता है? बिल्कुल नहीं।
ऊष्मा प्रवाह नहीं होता है। वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27 का सी करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मा का प्रवाह जल वाष्प की ओर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हरे पौधों के सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य में, तो जितना ऊर्जा आता है सूर्य से उसका 1% ग्रहण करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ये पॉपुलर सवाल है, सबको लगभग इस प्रश्नों के बारे में पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपको 29 दिख रहा होगा, कूट वाला प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर देखना चाहिएगा। तो इसका हो जाएगा आपका आर्सेनिक का संबंध किससे है? फेफड़ों के कैंसर से है। कैडमियम का संबंध हड्डियों की कमजोरी से है, तो सी बी का 3 हो जाएगा। उसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड का संबंध किससे है? श्वास संबंधित समस्याओं से है, तो क्या हो जाएगा? आपको सी का 4 हो जाएगा। उसके बाद बेरियम का संबंध मस्तिष्क के सूजन से है, तो क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा। इस हिसाब से 29 नंबर प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवालों पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? अगला प्रश्न संख्या 30 है। 30 में कह रहा है आपको कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। इसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि 31 नंबर की ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है किसके द्वारा? एक फोर्स होता है, एक बल होता है, उस बल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वंडरवाल फोर्स के नाम से जानते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल में यूज किया जाता है, और ग्रेफाइट जो होता है अधातु होते हुए भी उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु के संबंध में सही है? जो जहाँ पर क्या की जाती है, गाड़ियाँ चलाई जाती है, वहाँ पे पूरा हवा भूरा हो जाता है। तो किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हवा भूरी होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है, जिसमें HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल की 70% होती है। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो वो कैसे उत्तक हो जाएंगे? इसको उपकला उत्तक कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपको प्रतिजीवाणु कारक के रूप में, यानी कि जीवाणुओं को मारने के रूप में काम करता है लाइसोजाइम। कि जो हमारे भोजन के साथ जीवाणु जाते हैं, हमको मुंह में भी पहले मार दिए जाते हैं लाइसोजाइम के द्वारा। इसके बाद फिर HCl जो होता है पेटों में, ये काम करता है जीवाणुओं को मारने में। याद रखिएगा लार से ही टॉयलिन नामक एंजाइम भी निकलता है, जो स्टार्च के पाचन में सहयोगी होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आपको स्फीति दाब पर। ठीक है, जो प्रेशर बाहर और अंदर होता है पौधों में, उस पर डिपेंड करता है, यानी कि स्फीति दाब इसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36 दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा फूल का एक अंश भाग है? याद रखिएगा कि अगर फूल की बात की जाए तो एक मेल फीमेल उसमें भी होता है। तो फीमेल पार्ट आपको स्त्री केसर हो जाता है, वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। लेकिन वही पुमंग, और पुमंग क्या है आपका? उसके पुरुष वाला भाग है। तो मध्य सिरा नहीं होगा, सिराएं ये नस संबंधित है। ऑप्शन क्या होगा? इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्त्री केसर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 दिख रहा होगा। कह रहे कि सफेद फास्फोरस के संबंध में कौन सा कथन आपको क्या है? सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। ये करेक्ट है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने से स्वतः जलने, खुद से जलना स्टार्ट करता है। ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सी करेक्ट हो जाएगा। वही लाल फास्फोरस जो है ये माचिस में प्रयोग किया जाता है। माचिस में ऊपर देखिएगा जो ऐसा लगता है वो लाल फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नसिका संकुलन, कॉन्गेशन जिसे कहा जाता है, के लिए उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा हिस्टेमिन, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होता है? तो 39 का हो जाएगा अंतर्द्रव विचालिका, यानी कि
आपको इंग्लिश में से क्या कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। हरित लवक क्या होते हैं, आपके पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक के उदाहरण है, तो लिम्फोसाइट जिसको कहा जाता है लसिका। लसिका और ब्लड जो है आपके संवहनीय ऊतक के उदाहरण है। लेकिन तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 40 का डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में खुला बाजार परिचालन किसको निर्दिष्ट करता है, इकोनॉमिक्स का सवाल है। ये संबंध है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का खरीदना और बेचना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 42 नंबर क्वेश्चन की, पूंजी खाता परिवर्तनीयता का संबंध किस कमेटी से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, तो इसका संबंध आपको तारापुरा समिति से है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी समितियों के बारे में थोड़ा सा अगर बात कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो समितियां दी गई, रंगराजन समिति का किससे संबंध है, इसका संबंध है भुगतान संतुलन से। किससे, भुगतान संतुलन से। आबिद समिति का संबंध लघु उद्योग से है। अगर पूछा जाए नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग संरचना में सुधार से है। अगर कहा जाए आपसे कि राजा चलैया कमेटी का संबंध किससे है, तो कर सुधार से है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है, तो हथकरघा उद्योग से है। अगर कहा जाए भंडारी समिति का संबंध किससे है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। अगर पूछा जाए कि गाईपोरिया समिति का संबंध बैंक सेवा सुधार से है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है। महालोबी समिति का संबंध आपको राष्ट्रीय आय से है। वहीं कहा जाए सरकारिया संबंध का समिति का कमेटी का जो रिलेशन है केंद्र राज्य संबंध स्टेट सेंट्रल रिलेशन से है। वहीं अगर कहा जाए स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, जनसंख्या नीति से है। तो इन सारी कमेटियों को याद रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला व्यक्ति कौन था। तो मानव परिस्थिति के रूप में इसको परिभाषित डिफाइन करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H बैरोज। सी इज करेक्ट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, हॉट स्पॉट। तो इसको देखा जाए तो ऑप्शन ऐसा दिया है कि आपको एक ही ऑप्शन लेना पड़ेगा कंपेयर करके, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय दोनों होता है हॉट स्पॉट के रूप में, लेकिन सबसे अधिक हॉट स्पॉट आपको पश्चिमी घाट को माना जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, एक दिवस के रूप में प्रश्न आपको देखने को मिल गया। तो विश्व संगीत दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर 19 मई की बात किया जाए तो 19 मई के बारे में भी एक बार सवाल पूछा है कि 19 मई को हम कौन से डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति 19 मई को मनाया जाता है। अगर 20 मई की बात की जाए तो वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अगर 21 मई की बात की जाए तो 21 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं राजीव गांधी के मृत्यु के संबंध में नेशनल एंटी टेररिज्म डे, यानी कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। अगर वही कहा जाए 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, 22 मई को आपको सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो इस सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक जो पार्क है ये स्थित है कहाँ पर, आपकी कच्छ में, गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि ज्वारीय संभावनाएं, मतलब ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा खंभात की खाड़ी में, जिसको कैम्बे की खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक संभावनाएं। सुंदरवन जो है आपको मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है, सबसे अधिक मैंग्रोव वन आपके पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पे गुजरात में पाए जाते हैं। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह के बारे में, भारत की बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार, और इसमें याद रखिएगा कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल के द्वारा डिवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जो है जीभ नहीं बल्कि क्या है, मन है। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है भाई ये,
कि स्वाद जो है मन से लिया जाता है, ना कि जीभ से लिया जाता है। तो ये अरविंद घोष का स्टेटमेंट था कि स्वाद का, सॉरी, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कि स्वाद का असली स्थान हमारा क्या है, आपको जीभ है, ना कि क्या है हमारा, जीभ नहीं है बल्कि मन है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था। मैक्सिमम लोग इसका प्रश्न का गलत आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीपाद अमृत डांगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन विदेशों में द सोशलिस्ट का प्रकाशन या फिर सोशोलॉजी का प्रकाशन किसने किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में किए थे। ठीक है, इंडियन हाउस की स्थापना 1905 में इन्होंने किया था। अगर बात किया जाए फ्रांस से एक पत्रिका प्रकाशन भिकाजी रुस्तम, जिसको मैडम कामा के नाम से जाना जाता है, जिनको इन्होंने वंदे मातरम का प्रकाशन किया था। ठीक है, एनिवेशन के बारे में सब लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला क्या थी, अध्यक्ष थी। इनको ध्यान रखिएगा, तो आप थोड़ा सा इसको फोकस करके रखिएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है। एक जाति है भैंसा सिंगी, ये आपको नागालैंड की जाति है। क्या हो जाएगा, 49 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। HDPE का पूरा नाम क्या है, तो HDPE का पूरा नाम जो है हाई डेंसिटी पॉलीथिनाइल होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ आपका क्या हो गया, 50 प्रश्नों का सीरीज समाप्त हुआ। सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। कम आ रहा है तब भी बताइएगा, आगे इंप्रूवमेंट भी होगा, एक्सप्लेनेशन से इंप्रूवमेंट होगा, ना कि केवल टिक करने से। तो इसीलिए एक एक एक्सप्लेनेशन को आप थोड़ा सा, भले वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए, चाहे जैसे भी करिएगा, थोड़ा सा उसको अच्छा से एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा और देखिएगा, अगले सेटों में आपका नंबर निश्चित रूप से बढ़ेगा। कट ऑफ मैंने इसका रखा है 30 मार्क्स, सारे कैटेगरी का 30 मार्क्स कट ऑफ है, चाहे मेल है फीमेल है, जो भी कैटेगरी है उनका, ST SC OBC जनरल कुछ भी है। ठीक है, तो चलिए अब इसी बुक की खास बात एक क्या है कि एक फैक्ट दिया है बड़ा इंपॉर्टेंट हर सेट के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। इस फैक्ट को एक बार रिमेंबर करिएगा कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से, दमदमा से मिले हैं। ठीक है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से, बुर्जहोम से मिले हैं। बिल्कुल, मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से ही मिले हैं। जूते हुए खेल के साक्ष्य आपको कालीबंगन से मिले हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगन एवं लोथल दोनों जगह से मिले हैं। ठीक है, युग्म समाधियों का प्रमाण कहाँ से मिला है साथियों, कालीबंगन से इसका भी प्रमाण मिला है, कालीबंगन और लोथल दोनों जगह से। ठीक है, कालीबंगन एंड लोथल बोथ इज करेक्ट ऑप्शन। कालीबंगन मतलब कि युग्म में समाधियों का। ठीक है, सब लोग बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और आप लोग चाहिएगा तो आप बताइए कमेंट करके, क्या मैं सेशन को जारी रखूं और रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट कराऊं, और ज़्यादा अगर अच्छा लगेगा तो 2-2 भी करने लगेंगे एक दिन में हम लोग, एक दिन सुबह में और एक शाम में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सब लोग अपना मार्क्स जरूर कमेंट करिए, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।